गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, मीन रंध्र गति की क्रियाविधि। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मे बी कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। देयर आर थ्री हाइपोथेसिस गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिनमें से हम लोगों ने टू और थ्री वी हैव डिस्कस्ड। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, यानी सक्रिय पोटेशियम आयन परिवहन का नियम। ओके स्टूडेंट, इट इज ए यूनिवर्सल एंड मॉडर्न थ्योरी अबाउट द स्टोमेटल मूवमेंट, यानी ये रंध्रीय गति का एक आधुनिक और एक सर्वमान्य सिद्धांत है जो रंध्रों के खुलने और बंद होने के प्रोसेस को कंप्लीट तरीके से एक्चुअली सोल्व करता है, या जिसको हम लोग सही मायने में हम लोग समझ सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो मेन कारण है उसको एक्सप्लेन करने में एक सबसे बढ़िया और सबसे आधुनिक सिद्धांत माना गया। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्स-शोगर हाइपोथेसिस एंड स्टीवार्ट हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट इस वीडियो को या टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले बता दूं, इट्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय इमामुरा एंड फ्यूजिनो इन 1959 बट ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इट थ्योरी बाय लेविट इन 1974। 1974 में लेविट ने इसको एक्सप्लेन किया। तो अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है कि साइंटिस्ट का नाम पूछता है कि किन्होंने इस थ्योरी को, अगर बात एक्सप्लेनरली बात हम कर सकते हैं, ब्रीफ में पूछे तो लेविट आप बोलेंगे, और इमामुरा फ्यूजिनो ने इसके बारे में हम लोगों को स्टार्टिंग में इसको बताया था। ओके सर, तो ये आप लोग कंफर्म हो गए। अब ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, और इसको स्टोरी को समझने के लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एवरी स्टोमेटा सराउंडिंग बाय टू गार्ड सेल्स, ईच गार्ड सेल्स यानी प्रत्येक जो द्वार कोशिका है वो किडनी शेप होती है, यानी किडनी शेप्ड होती है, किडनी स्ट्रक्चर में होती है, और उसमें न्यूक्लियस और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सेल जो होती है फोटोसिंथेसिस सेम फूड का या ग्लूकोज या स्टार्च का क्या करती, प्रोड्यूस करती। और उसके जो सबसेट जो सेल्स होती है, साइड जो कोशिकाएं होती है, ये मैं हम पढ़ चुके हैं, रंध्र के द्वार कोशिकाओं के बाहर जो सेल्स होती है वी कैन से हम उन्हें सब्सिडरी या फिर असेसरी या साइड सेल्स कहते हैं, जिनके नंबर 2 to 6 हो सकते हैं। ईच सब्सिडरी सेल्स हैज यूनी न्यूक्लिएटेड, ये बता दिया था, उसमें न्यूक्लियस होता है, साथ ही उसमें साइटोप्लाज्म होता है, सभी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। तो यूं कह सकते हैं सब्सिडरी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन रंध्रों का खुलना और बंद होने का जो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है डिपेंड्स ऑन फ्लैसिड एंड टर्जिड स्टेज ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की स्पीड कंडीशंस और जो स्लग स्टेज है वो डिपेंड करती है कि कब वो, यू कह सकते हैं कि व्हेन इट बिकम इन फ्लैसिड एंड व्हेन इट बिकम इन टर्जिड। ओके सर, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग समझने के लिए डे और नाइट में क्या क्या प्रोसेस होता है इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो ये थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं सर, हम लोग वहां पर 2 सेल्स हम लोग जानते हैं, और इन 2 सेल्स के बीच में ही एक्सचेंज होगा, जिनका भी होगा वाटर होगा, आयंस का होगा। इन्होंने बाकी साइंटिस्ट ने वाटर को एक्सचेंज को जिम्मेदार माना कि एंडोस्मोसिस वो होगा, लेकिन एंडोस्मोसिस तो होगा और एक्सोस्मोसिस भी होगा, अंदर वाइब्रेशन तो होगा, लेकिन वो किसकी वजह से होगा और कब वो भी बढ़ेगा और कब वो भी घटेगा। तो ये गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स के हम लोग पास में एक सेल्स और ले लेते हैं, और वो सेल्स हम लोग जानते हैं सब्सिडरी। ओके स्टूडेंट, इट इज ए गार्ड सेल्स। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, गार्ड द्वार कोशिका और सब्सिडरी। और ये डायग्राम मैं बार बार आप लोगों को बना चुका हूं और समझा चुका हूं कि एक जो स्टोमेटा होते हैं वो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब सर यूं कह सकते हैं कि दोनों सेल्स के बीच कोई गैप नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए, हालांकि ये सेल्स इस प्रकार हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये सेल्स ऐसे मान सकते हैं, ये अगर एक द्वार कोशिका है तो ये एक सब्सिडरी सेल्स। ओके स्टूडेंट, और 2 द्वार कोशिका इस प्रकार से अरेंज होती है, आप ये समझ सकते हो। ओके, तो इनके बीच एक्सचेंज होगा, जो भी एक्सचेंज होगा
इनके बीच होगा। ओके, तो जो एक्सचेंज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सचेंज होगा। तो ये एक मैंने समझाया प्रयास किया, ये इनके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दोनों सेल मेम्ब्रेन और हम लोग सेल वॉल जानते हैं कि सेल वॉल इज ए रिजिड एंड नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। ओके सर, इट इज कवर्ड, इट कवर टू प्लांट सेल को कवर करती है, लेकिन ये पैरेंबल होती है सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट, विलय और विलय दोनों के लिए पैरेंबल होती है। अतः ये किसी भी सेल के अंदर किसी भी मेटल या किसी भी जो सब्सटेंस होते हैं लाइक सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, आयंस है, इनके एक्शंस का कंट्रोल नहीं करती है। और ये कंट्रोल कौन करता है? Whereas अगर बात हम करें, whereas cell membrane is semi-parenchymal, it is consist of lipid and proteins, ये उससे बनी होती है और वही कंट्रोल करती है किसी सेल में आयंस का, वाटर का, सोल्यूट का जो भी एक्सचेंज होता है वो कंट्रोल बाय सेमी-पेरेंचिमल मेम्ब्रेन। तो ये समझ गए होंगे आप। ओके, तो यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे, पास जो होती है इनके बीच में गैप होता है, ठीक है, समझाने के मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, हमारे पास प्रोसेस है। अब सर डे में क्या होता है? ये कॉमन सी बात है, डे में फोटोसिंथेसिस होगा और डे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, अगर बात हम लोग कॉमन सी बात है कि जो गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स की बात हम करें, गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये मैंने बता दिया था, ये न्यूक्लियस होता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये सेल्स CO2 H2O के प्रेजेंस में ये सीधा क्या करती है? स्टार्च फॉर्म करती है, यानी ग्लूकोज बनाती है। चलो हम लोग इसको हम लोग कर लेते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सिंथेसाइज ये किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च। ओके सर, मंड बोल सकते हैं। ये तो कंफर्म हो गया आपके। अब सर ये डे में एक्चुअली डे में प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोप्लास्ट तो क्या है? सेल ऑर्गेन्स है, और हम जानते हैं कि देयर आर सेवरल chlorophyll and photosynthesis pigments are containing in chloroplast। क्लोरोप्लास्ट में काफी कुछ जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होते हैं वो भरे होते हैं। ओके, अब सर स्टार्च का या ग्लूकोज का ये फॉर्म करते हैं। अब यहाँ जनरली क्या होगा, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जाके लोग थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे कि डे में, ये डे की बात चली सर। ओके सर, एंड डे में दिन के अंदर स्टार्च ये जो होता है, जनरली स्टार्च हम लोग ये जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड है, और ये कौन है? मोनोसैकेराइड है। ओके, तो स्टार्च जो होगा वो एक्चुअल में यू कह सकते हैं जो ग्लूकोज में ही चेंज होता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, इसको भी आप समझ लें कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो स्टार्च पहले ग्लूकोज में चेंज होगा, यहाँ पर उल्टा बता रहा है हमने, ग्लूकोज इसमें चेंज होगा फिर वापस चेंज होगा, तो इसको आप समझ लोगे। स्टार्च जो होगा वो जनरली यू कह सकते हैं कि सिंपल सी बात हम लोग करें, पहले पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में टूटेगा। ओके, तो इसको आप लोग समझ लोगे। इसको हम लोग स्टार्च को अगर मैं यहां से हटा दूं और डायरेक्ट एक स्टार्च लिख लूं तो आप शायद समझ जाएंगे सर स्टार्च। और ये स्टार्च एक्चुअल में क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ये आप समझ गए होंगे, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हालांकि यहां पर मैंने स्टार्च लिखा है, तो ये स्टार्च क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट होगा? पीईपी में, पीईपी प्लस CO2 में टूटेगा। ओके सर, पीईपी एंड CO2 या जनरल पीईपी CO2 में इसमें टूटेगा। और यहाँ पर ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है, और ये एक्चुअली 3 कार्बन, और हम लोग जानते हैं स्टार्च पहले किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में होगा, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, इसका डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज किसमें होगा? ग्लूकोज एक्चुअली में कौन है? 6 कार्बन, यू कह सकते 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल्स है। ओके सर, 6 का, तो ये एक्चुअली 3P ये इसमें टूट जाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक जो एसिड होगा वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग सभी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, मैलिक एसिड। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मैलिक एसिड हिंदी में लिखे इंग्लिश में, आप समझ रहे हो मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड एक्चुअली कौन है? 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन वाला, यानी एक इसकी एक मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन, यू कह सकते 4 कार्बन के एटम होते हैं। ओके सर, ये मैलिक एसिड है। और पीपी एक्चुअली यहां पर क्या होगा? CO2 से क्रिया करेगा कंपल्सरी, यानी CO2 से क्रिया करके ही 3 कार्बन, तो ये एक ही है। ओके, तो ये 4 मैलिक एसिड। अब इतना नहीं दे रहा है आपके बुक में, लेकिन हम लोग इसको ब्रीफ में जा रहे हैं। मैलिक एसिड ये आपके जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंपोनेंट से किस कंपोनेंट्स में क्या होता है? इंटरचेंज होता है। ओके सर, तो ये मैलिक एसिड जो होगा, मैलिक एसिड का डिकम्पोज होगा प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ओके, और ये फॉर्मेशन जो भी है वो गार्ड सेल्स के अंदर रखा हो रहा है, गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म। ये गार्ड सेल का एक्चुअली में कोरेस्पोंड साइटोप्लाज्म, और ये गार्ड सेल की बात हम लोग करें तो ये न्यूक्लियस है, तो ये इसका डेफिनेटली ये यहाँ पर क्या होगा? वैक्यूल्स होगा, प्लांट्स में वैक्यूल्स होती है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है। और ये इसका कौन है? साइटोप्लाज्म।
प्लाज्मा, ये आपको कंफर्म कर ले। और ये आप देख ही पा रहे हैं, ये कौन है, वैक्यूल सेल। ओके सर, वैक्यूल। ओके, तो मैलिक एसिड का डिकम्पोज होगा और मैलिक एसिड छोड़ेगा मैलेट, मैलेट आयन के अंदर, यानी मैलेट आयन में प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मैलेट आयन, मैलेट आयन के अंदर, ये आप समझ लोगे, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर डिकम्पोज होगा। अब यहां पर जो सबसे मेन जो चीज आप समझने की बात आप लोगों को यहां देखना पड़ेगा कि ये जो सब्सिडी जो सेल्स है, ओके स्टोरी यहां पर हमने सब्सिडी सेल्स को ले रखा है, तो इसको मैं एक बार यहीं आप लोग समझा दूं, ये सब्सिडी सेल्स है, यानी ये जो डायग्राम में सब्सिडी सेल्स को लेकर लिया, ये मान लो आप लोग। ओके, सब्सिडी सेल में फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बात हम कर सकते हैं, उसके अंदर वैक्यूल्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गन सब कुछ है, लेकिन यूं कह सकते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस फूड। ओके, ये अपने द्वारा फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट इट इज आल्सो प्लांट सेल। ओके, लाइक गार्ड सेल, गार्ड सेल की तरह ही है, लेकिन इसमें उसमें थोड़ा डिफरेंस। ओके, ये साइक और ये इसकी मेन सेल्स है, और ये हम लोग समझ चुके। अब मैलेट आयन, अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म यहाँ भी होगा, सब कुछ यहाँ पर है, ये आप लोग देख रहे हैं। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर हम जानते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन में, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन के साथ सारे आयन हैं, आयन आप इस से पोटेशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, कार्बन, सब आयन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है, ओके स्टूडेंट, जो कंटेन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की बात हम करें तो जीव द्रव्य में सभी आयन्स पाए जाते हैं, लाइक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट आयन्स है, ये दोनों सेल्स के अंदर। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। अब जनरली यहाँ पर क्या होगा सर, ये जो हाइड्रोजन आयन है, यानी ये हाइड्रोजन आयन जो होगा, हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आप ये समझिए, हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल्स है, ये कंफर्म कर ले सर, ये आप लोग मैं एरो का साइन यहां भी डाल सकता हूं आप समझने के लिए। हाइड्रोजन आयन जा रहा है और इस सेल से ये कौन सा आयन आ रहा है, पोटेशियम, ये कम सॉरी पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होगा, और पोटेशियम एक्चुअली में एक पॉजिटिव आयन है, यानी अगर बात हम कर सकते हैं कैटायन है, बात भी कर सकते हैं पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन हम लोग प्रोटॉन को बोल सकते हैं, तो कैटायन। तो यहाँ पर इस थ्योरी को पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं, और या फिर धन आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी कर सकते हैं, ध्यान दें इसके निकनेम्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो होगा वो मैलिक कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ द मैलिक एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से, किसमें, गार्ड सेल से कौन से में चला जाएगा, सब्सिडी। ये हमने कौन से सेल के लिए, कौन सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब्सिडी सेल। ओके फ्रेंड, ये आप जो देख रहे हैं ये सब्सिडी सेल्स का ही एक प्रकार से आप समझ रहे होंगे, सब्सिडी सेल्स आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन उसमें चला जाएगा, पोटेशियम आयन इसमें इधर आ जाएगा, कौन से में, गार्ड सेल में, और पोटेशियम आयन जो होगा मैलिक आयन से क्रिया करके, किससे, ये पोटेशियम आयन जो है वो मैलेट से क्रिया करेगा, और मैलेट से क्रिया करके ये दोनों क्या बना लेंगे, पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट। ओके स्टूडेंट, आप समझ होंगे, इसको यहाँ प्लस लिखने हो सकता है, आप समझो पोटेशियम मैलेट बना लेंगे। जनरली अगर बात हम कर सकते हैं पोटेशियम मैलेट, इसको हिंदी में भी लिखते हैं तो आप समझ होंगे, ये मैंने आयन से लिखा है, कभी भी आयनिक जो कंपाउंड्स हो उसमें आयन से दिखाते हैं, लेकिन आप समझ होंगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, पोटेशियम मैलेट। ओके सर, इट इज ए आयनिक कंपोनेंट, है आयनिक कंपाउंड है, ओके आयनिक यौगिक है, तो पोटेशियम मैलेट आप देख पा रहे होंगे, और ये नेगेटिव आयन होता है, ये तो कंप्लीट आपको मालूम है। तो अभी पोटेशियम मैलेट आयन गार्ड सेल्स के अंदर, अभी पोटेशियम आयन जो होगा, कॉमन सी बात, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ये पोटेशियम आयन जो होगा साइटोप्लाज्म से एंटर कर जाएगा किसके अंदर, वैक्यूल सेल के अंदर, और वैक्यूल में एक्चुअली जान सकते हैं क्या भरा होता है, सेल जिसे रसधानी बोलते हैं, इसमें रस भरा होता है, कोशिका रस इसी में पाया जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि वैक्यूल्स में जितने भी कंपोनेंट्स या कंटेंट्स वो सब के सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ध्यान दें नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सेल के ओपी डीपी को बढ़ाने या घटाने में, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है। तो पोटेशियम मैलेट एक्चुअल में कोशिका रस में चला जाएगा इसके अंदर, और यहाँ जाने पर क्या होगा कि ये एक यहाँ पर किसका वो काम करेगा, सोल्यूट का, ध्यान दें सोल्यूट यानी वेले का, और वेले अमाउंट किसी भी सेल में किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके ऑस्मोसिस प्रेशर पर। और ये बात मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि किसी भी सेल के कोशिका रस या कोशिका के जो कोशिका रस का जो ऑस्मोसिस प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है उस कोशिका रस में अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना सोल्यूट मतलब सोल्यूट पदार्थ अमाउंट, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये कंफर्म कर लें। तो इससे क्या होगा कि ये पोटेशियम मैलेट आयन एक्चुअल किस्म पर एंटर कर जाएगा उसी सेल के अंदर, आप समझ लो गार्ड सेल्स के अंदर हो रहा है, और गार्ड सेल्स के अंदर ही बढ़ेगा, तो गार्ड सेल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज ओपी इंक्रीज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
ऑस्मोसिस प्रेशर इंक्रीज, ये ध्यान दें, ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी को आप समझ लोगे, साइन नीचे लेके आ रहा हूं, आप इसको लेफ्ट लाइन से प्रभाव पड़ता, आप समझोगे प्रोसेस चल रहा है। ओके, देखिए ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ेगा तो एक्चुअल में इस सेल में ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ेगा और जो सब्सिडी सेल्स है उसमें ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होगा, घटेगा। कंपेयर बता रहे हैं, क्योंकि एक सेल का हमेशा ऑस्मोसिस प्रेशर की कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, उसके एडजेसेंट सेल, समीप सेल से करते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि वो सेल एक्चुअल में हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या समाइस जो भी आइसोटोनिक है, समप्रासरी है, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी, मतलब इन समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो गार्ड सेल्स है, ये एक्चुअल में किसमें चेंज हो गया, अतिप्रासरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर कंपेयर टू दिस सेल। ओके, आप समझ रहे हैं। तो आई इसका ओपी इंक्रीज होगा और इसका ओपी इंक्रीज है किससे, इसकी कंपेयर में। ओके, हम लोग यहां मैं आपको समझ पा रहा हूं और इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए हटा, समझ रहे होंगे। और इसका ओपी और इस सेल का ओपी, तो बात हम यूं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमेशा ट्रांसपोर्ट हमेशा कहां से होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हमेशा कहां से होता है, उसमें कहां से होता है, लेस ओपी टू हाई, लेस ओपी टू हाई। ओके, क्योंकि इसका ऑस्मोसिस प्रेशर कम होगा, कॉमन सी बात है। कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट आयंस कम है, सोल्यूट जो मैटर कम है, तो क्या ज्यादा हुए, सॉल्वेंट यानी पानी, वाटर, वाटर। ओके, विलायक, तो विलायक अमाउंट इस सेल्स में ज्यादा है इसकी कंपेयर में, तो इसकी ओपी इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इसकी क्या इंक्रीज होगी, डीपीडी इंक्रीज। आप समझ रहे होंगे। और ये हर वीडियो में मैं आपको बताता रहा हूं कि डीपीडी और ओपी का एक कनेक्शन होता है कि किसी भी सेल की डीपीडी मींस एसपी, सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कह सकते हैं, या वाटर डिमांड ऑफ सेल। ओके, किसी भी सेल की वाटर की कितनी डिमांड है, तो ये डीपीडी क्यों इंक्रीज हो, तो इसकी डीपीडी किससे इंक्रीज होगी, इससे। क्योंकि हम लोग कंपेयर दो सेल्स से कर रहे हैं, कंफर्म कर लें कि दो सेल्स का ही कंपेयर चल रहा है। यहां पर आप समझ रहे होंगे, ये दो सेल्स के बीच ही कंपेयर चल रहा है। तो इसमें ये अगर गार्ड सेल्स है और ये सब्सिडी सेल्स है, तो इसका ओपी और डीपीडी बढ़ रहा है। ओके सर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट की बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो इसका ये इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने से क्या होगा कि सब्सिडी सेल जो होगी, जो हमने यहां, तो सब्सिडी सेल्स से वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली क्या होगा, एंडो, यानी आप समझ रहे हो यहां पर क्या चालू जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, और इतना आपको मालूम है, एंडोऑस्मोसिस यानी अंतःप्राशन। ओके, अंतःप्राशन कहां से कहां होगा, फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स की ओर जल के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे। ओके, एंड गार्ड सेल्स बिकम, गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी, बिकम टर्जिट, टर्जिट, टर्जिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, और टर्जिट होने की वजह से उसमें क्या इंक्रीज, इसका टर्जिट होने से इसका क्या बढ़ जाएगा, टीपी बढ़ेगा। टीपी मतलब कौन सा, टर्जिट प्रेशर। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेल अगर उसमें एंडोऑस्मोसिस होगा, ओके, तो उसका एंडोऑस्मोसिस होने से यू कह सकते हैं कि दिस सेल बिकम टर्जिट। ओके, एंड देन टीपी आल्सो इंक्रीज, टीपी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टीपी इंक्रीज होगा तो सेल टर्जिट हो जाए, सेल टर्जिट फॉर्म में चेंज हो रही, कौन सी, गार्ड सेल। और जब गार्ड सेल टर्जिट कंडीशन होगी, ओके, ये तो आप समझ गए होंगे, तो टर्जिट होने से, और ये किसमें होगा, दोनों गार्ड सेल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल जो होती है वो एक में नहीं हो रहा, दोनों गार्ड सेल्स हो रहा है। ओके, ऐसे आप समझ लो, ये तो समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ अभी आप लोग, ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, फ्रॉम सब्सिडी टू गार्ड, तो दोनों गार्ड सेल की इनर और आउटर जो वॉल होगी वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। और तो इतना मालूम है, तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से ये जो दोनों सेल्स क्या होगी, स्ट्रेच होगी यानी फैलेगी। ओके, स्वेल करेगी, फैलेगी, फूलेगी। तो इससे क्या होगा, स्टोमेटा, इनके बीच में जो स्टोमेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, स्टोमेटा ओपन। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये पूरा का पूरा समीकरण आप लोग अब आराम से समझ लें। एक बार वापस समझ लें, डे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, स्टार्च फॉर्मेशन होगा। ओके सर, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड ऑफ द ग्लूकोज। ये तो कंफर्म मालूम है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज ए मोनोमर्स, और मोनोमर्स से क्या फॉर्म होंगे, पॉलीमर्स। तो स्टार्च कन्वर्ट इनटू पीपी, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ओके सर, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम होते हैं, ये ध्यान देंगे, 3 कार्बनिक यौगिक है और ये 6 कार्बनिक यौगिक, ये तो मालूम है। इसके बाद में पीपी चेंज, ये कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड डिकम्पोज ऑफ द मैलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, and it decompose into malate ion and hydrogen ions। हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज यहाँ किसके बीच हो रहा है, गार्ड सेल्स
और सब्सिडी सेल्स में इन आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जो मैं बार बार डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। ये पोटेशियम आयन यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से वहां जा रहा है। ओके, हाइड्रो आयन अब पोटेशियम आयन यहाँ पर आएगा, और पोटेशियम H2 कौन सा, एक पॉजिटिव आयन, धन आयन है, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इसलिए इसको प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी कहते हैं, धन आयन है ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी कहते हैं, पोटेशियम तो कहते हैं। ये यहाँ पर आने से क्या होगा कि पोटेशियम मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाएगा। पोटेशियम मैलेट बनने से गार्ड सेल्स जो होगी, गार्ड सेल्स का जो है ना क्या बोलते कोशिका रस है, इसमें एंटर कर जाएगा, इसके क्या बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया। ऑस्पी क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, किसी विलयन के विलय पदार्थ की मात्रा पर। इससे ज्यादा इजी प्रोसेस नहीं बता सकता आप लोग अगर नहीं समझ सकते हैं तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, तो ये आप लोगों अब इसके बाद ओपी फॉर्म इंक्रीज होगा। ओपी इंक्रीज होने के साथ डीपीडी इंक्रीज होगी। डीपीडी क्या, वाटर डिमांड ऑफ सेल है, तो इसकी थ्योरी किससे के लिए चल रही, गार्ड सेल, तो गार्ड सेल की डीपीडी बढ़ रही है, पानी की मांग बढ़ रही है, तो ये सेल पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। कब करेगी, जब पास वाली कोशिका को पानी देगी। तो कौन सा प्रोसेस है, एंडो, कौन सा, अंतःप्राशन ही होगा ना, इससे इसमें आएगा। तो अंतःप्राशन के कारण क्या होगा, सेल टर्जिट चेंज होगी। ओके, टर्जिट फॉर्म होगी, तो इसके अंदर क्या है, देयरफॉर इसका क्या बढ़ेगा, टीपी। टीपी कौन है, टर्जिट प्रेशर, जो हम लोग पहले वीडियो पढ़ चुके हैं, प्लांट फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं फिफ्थ लेसन में। और टर्जिट होने से सेल के जो स्टोमेटा होंगे वो क्या हो जाएगा, ये तो है। ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, डे। अब नाइट कंडीशन की बात हम लोग, इसी को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इसी फॉर्मेशन को अगर हम लोग रिपीट कर लें, तो आप लोग समझ होंगे। नाइट में आप लोग उसको अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यही समझे। अब नाइट में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ, ये तो कम, ये मालूम, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश नहीं है, तो लाइट नहीं होगी, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कंपल्सरी बात है। ओके सर, ये इसको वापस हम लोग रिपीट करेंगे हम लोग, तो इसको मैं हटा देता हूं, एक बार आप लोग थोड़ा सा ढंग से समझ लेंगे। ओके, ये मैं इसको इसी पर का पूरा ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा दूं। ये प्रोसेस वापस रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट के अंदर क्या होगा, एब्सेंस होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने की कंडीशन में जो पोटेशियम मैलेट है, यानी पोटेशियम जो मैलेट हमने अभी पढ़ा था, पोटेशियम मैलेट जो बना होता सेल के अंदर बना था डे में। ओके, पोटेशियम मैलेट। ओके सर, पोटेशियम मैलेट का डिकम्पोज होगा, ये नाइट में चल रहा है सर, रिवर्स, उसका रिवर्स है, और इसकी वजह से ओपी बढ़ा था। ओके, इसी वजह से डीपीडी बढ़ा था, जो भी है, तो इसी वजह एंडोस्मोसिस होगा। अब एक्सोस्मोसिस होगा, कहां से, इस सेल से इसमें होगा, जिसमें जाएगी तो ये सलग हो जाएगी, और जो स्टोमेटा होंगे वो वापस बंद हो जाए। तो पोटेशियम मैलेट डिकम्पोज होगा, और किसमें डिकम्पोज होगा, कॉमनली बात है, पोटेशियम प्लस मैलेट आयन। ये तो मालूम ही है आपको, अभी भी बताया था हम लोगों ने। ओके, मैलेट आयन, कोई दिक्कत है। अब पोटेशियम जो आयन होगा, ये पोटेशियम आयन वापस से कहां चला जाएगा, आप देख पा रहे हो, गार्ड सेल से कहां जाएगा, सब्सिडी सेल से, और सब्सिडी सेल से वापस क्या जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। ये आप लोग कम, ये लो। ओके स्टूडेंट, ये लो, ये रिवर्स होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। तो पोटेशियम आयन वापस गार्ड सेल से सब्सिडी जो सेल्स है उसमें एंटर कर जाएगा, यहां पर वापस हाइड्रोजन और पोटेशियम का वापस क्या हो गया, रीएक्सचेंज। ओके स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ लाइट, ओके, एट नाइट, नाइट में ऐसा होगा, तो वापस आने में क्या पोटेशियम वहां चला जाएगा। ओके, आप समझ होंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी ले ले तो ज्यादा आपके इजी हो जाएगा। इधर मैं मैलेट ले लेता हूं ताकि आप समझ जाएंगे, मैलेट आयन, इधर मैं पोटेशियम ले लेता हूं। अब तो ठीक ही है ना, ये लो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आ गया होगा। ये इधर आके ये हाइड्रो आयन इससे क्रिया कर लेगा, और ये दोनों क्रिया करके वापस क्या बना लेंगे, मैलिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड भी हमने पढ़ा 4 कार्बन वाला यो है। अब मैलिक एसिड का वापस क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और मैलिक एसिड का डिकम्पोज किसमें होगा, पीईपी प्लस CO2। अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उल्टा चला, दिन में तो क्या होता है, फास्फेनोल ये से क्रिया करके, और पीईपी हम जानते हैं, पीईपी एक 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल्स है, इन 3 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके सर, अब ये पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ओके, अब ये जो एक्चुअल पीईपी जो होगी, ये पीईपी जो फास्फोइनोल जो पायरुविक एसिड है, ये वापस प्रेजेंस ऑफ में किसका फॉर्म कर लेगा, इधर मैं लिख लेता हूं, ये ग्लूकोज का करेगा, और ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा, स्टार्च में। तो मैं डायरेक्ट स्टार्च ले चलता हूं आपको, आप लोग समझ रहे हो, डायरेक्टली मैं स्टार्च लिख रहा हूं,
क्योंकि आप जानते हैं स्टार्च एक्चुअल पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड किससे बनता है? मोनोसैकेराइड से। तो पॉलीसैकेराइड का जब भी डिकम्पोज होगा इट इज चेंज इनटू मोनोमर्स, और मोनोमर्स प्रोड्यूस या फॉर्म पॉलीसैकेराइड। ध्यान देंगे। तो स्टार्च, ओके सर। अब स्टार्च वापस बढ़ने से क्या होगा? स्टार्च वापस बढ़ने से क्या होगा कि जो आपकी जो इसे गार्ड जो सेल थी, गार्ड सेल्स में स्टार्च जो था ये एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं होता है, यानी घुलनशील नहीं है, पॉलीसैकेराइड है तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सेल का जो गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोसिस प्रेशर जो ओपी होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो मालूम है सर, डिक्रीज होगा, ओके, यानी कम होगा, डिक्रीज होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब इसमें एब्सेंस ऑफ प्रकाश यानी, और ये सब किस वजह से हो रहा है? एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप समझ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, ओके। तो इसका ओपी डिक्रीज होगा। ये सब गार्ड सेल्स में चल रहा है क्योंकि हम लोग इधर वाले गार्ड सेल्स को लेके लिख रहे हैं। तो ओपी डिक्रीज होगा कंपेयर टू दिस सेल, सबसेट सेल्स। ओपी डिक्रीज होगा, ओपी डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली डीपीडी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कम, ओके, तो मालूम है। और डीपीडी आप जानते हो कि ये और ये डिक्रीज होगा, जिसको ना इस सेल की वाटर जो डिमांड है वो भी क्या है? कम है। डीपीडी क्या है? वाटर डिमांड ऑफ एनी सेल का। अब जब डीपीडी सब कुछ कम हो रहा है तो डेफिनेटली इस सेल में से, और किसी नंबर होगा इस सेल से, तो इसमें क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर होगा क्या कि जो आप लोगों की जो गार्ड सेल्स है, ये सर इट इज गार्ड सेल्स और इट्स दीज आर सब्सिडी। उल्टा प्रोसेस क्या होगा नाइट में कि वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो एंटर करेंगे या मूव करेंगे फ्रॉम गार्ड सेल टू सबस्ट्रेट सेल्स, ओके। और एक्चुअल में यहां पर कौन सा प्रोसेस चालू हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस, बहिर्प्राशन होगा। बहिर्प्राशन आप देख रहे हैं सर एट नाइट, ये नाइट का इक्वेशन मैं बता रहा हूं, ओके। एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से इस सेल के अंदर जो टीपी लेस होगी, तो कौन सी एक्सोऑस्मोसिस होगा तो टीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। इतना जाने की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सेल किसमें चेंज हो जाएगी? फ्लैसेड। सेल बिकम चेंज इनटू फ्लैसेड, और फ्लैसेड को हिंदी में आप लोग जानते हैं सलत, यानी मुरझा जाएगी, सिंक हो जाएगी, मुरझा जाएगी, ओके। और मुरझा जाने से क्या होगा कि ये दोनों इसकी जो गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल इनर वॉल दोनों क्या हो जाएगी? वापस से ये भी क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी, और स्टोमेटा इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा सर, ओके। और ये आपका पॉइंट हो गया स्टोमेटा क्लोज्ड, ओके सर। तो यहां पर आप लोग देखा कि पोटेशियम आयन का जो एक्सचेंज जो हो रहा है इन इन अगर कॉमन सी बात है इन डे, अगर डे में बात होगी ड्यूरिंग द डे की बात हम कर सकते हैं, और एट नाइट में हम लोग देखें उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहां पर जो भी कुछ आप लोग यहां समझ पा रहे हैं वो इन दो सेल्स, गार्ड सेल्स और सब्सिडी जो सेल्स होती है, जिनके नंबर्स जो मैं बता भी चुका हूं, जो गार्ड सेल्स होती है ये, ओके, और ये सब्सिडी, इन सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा एक्चुअल में एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो या तो गार्ड सेल क्या होगी? टर्जिट होगी, टर्जर यानी स्वेल करेगी, या फिर गार्ड सेल क्या होगी? सिंक करेगी यानी सिकुड़ेगी। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि या तो रंध्र खोलेंगे या बंद। तो जनरली आपने क्या देखा यहाँ पर कि जनरली जो स्टोमेटा होता है, ये ध्यान देना, डे में, डे यानी इन डे, दिन में, या यू का ड्यूरिंग डे की बात हम करें तो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होती है। ये कंफर्म कर लेंगे आप लोग, ओके, ऑलमोस्ट। और एट नाइट की बात हम करें तो ये जनरली क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। अगर बात हम कर सकते एक्सेप्ट सम जीरोफाइट प्लांट्स, और जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्चुअल में उनको हम लोग सीएम प्लांट भी कह सकते हैं, क्रेसुलेशियन, क्योंकि उनकी फैमिली क्रेसुलेसी फैमिली है। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है, उनमें जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, यानी फूड का जो फोटोसिंथेसिस होता है, हम लोग देखेंगे उनके अंदर जो फूड का जो सिंथेसाइज होता है वो सीएम पाथ से होता है, सीएम पाथ में पढ़ेंगे। तो इन प्लांट्स की बात हम कर सकते हैं। इनके जो प्लांट है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सर एक तो क्या होता है? संकरण होते हैं, यानी संकरण मतलब दस्य होते हैं, एम्बेडेड दस्य होते हैं, मैं बता दिया था। और इस क्यों दस्य होते हैं? क्योंकि जीरोफाइट प्लांट जो होते हैं वो एक्चुअल में कहां पाए जाते हैं? जीरोफाइटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मरुस्थल में पाए जाते हैं, ओके, जहां वाटर कमी होती है। तो पानी की कमी या पानी के लॉस को बचाने के लिए एक्चुअली वहां पर वाष्पो उत्सर्जन का जो रेट होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, वो क्या होता है? लेस होता है। और वो किस वजह से? इनके जो रंध्र होते हैं वो दस्य होते हैं, पत्तियां जो होती हैं उनकी शॉर्ट होती है, पत्तियां गिरा देते हैं, काफी उनमें एडेप्टेशन पाए जाते हैं उन प्लांट्स के अंदर। तो उन्हीं के अंदर एक एडेप्टेशन उनका ये भी है
कि उनमें सीए मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। और ये बता दूंगा आपको जब नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा जो पढ़ेंगे। तो इन प्लांट्स के अंदर जीरोफाइट प्लांट्स, सब जीरोफाइट, जो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिवर्स होता है सर। रिवर्स का मतलब इनमें क्या होता है कि नाइट, एट नाइट स्टोमेटा आर ओपन एंड इन डे, ओके। दिन की बात हम कर सकते हैं तो क्या होंगे, क्लोज होंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दिन में बंद होगी तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ट्रांसप्लांट कैसे करें, तो वो बता रहा हूं ना आपको कि हमें CAM पाथ से ये फूड बनाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट ये बात हम कर सकते हैं कि एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी इज यूनिवर्सल एंड मॉडर्न हाइपोथेसिस अबाउट स्टोमेटल मूवमेंट। ओके सर, स्टोमेटल मूवमेंट का सबसे जो मॉडर्न थ्योरी है वो एक्चुअल में ये पोटेशियम आयन वाला है। पोटेशियम आयन थ्योरी के न्यूक्लियस की बात हम करें तो उसे हम लोग हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज हाइपोथेसिस बोलते हैं, और एक धनायन आयन का ट्रांसपोर्ट सिद्धांत भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।